जो आज पढ़ने वाले हैं, पुस्तक भी आप लोगों के पास है वैसे तो। ये हम आ गए थे, ये यहाँ अतः जिन विषयों को मनुष्य जाति अति भौतिक, चमत्कारिक या गुह्य मानती है, जिसको हम ओकल्ट पेज मानते नंबर हैं। क्या है? ये 111 है रवि का, पेज नंबर 111। ठीक है। हाँ, जिन विषयों को मनुष्य जाति अति भौतिक मतलब सुप्रा फिजिकल, भाई आध्यात्मिकता यही कहती है ये ऐसे लोग हैं, ये इस तरीके की चीजें हैं। तो उन्होंने जब ये एलएसडी निकली थी, जो हिप्पी मूवमेंट आया था ना, तो उन्होंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो, ये लो ये गोली ले लो, और आपके जो पुराणों में वर्णन है ये गोली लेते ही वो वर्णन वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। पर उन्होंने तो किया एक दूसरे तरीके से, पर उसने एक दूसरा तरीका और खोल दिया। उन्होंने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं, मतलब जो चीजें इनके गरुड़ पुराण में लिखी हुई है एक्चुअल के अंदर वो नजर आती है ये देखने से, या जो जो ये चीजें कह रहे हैं वो बात तो ठीक कह रहे हैं। तो तब उन्होंने उसका अनुसंधान शुरू किया, उससे पहले तो मानते भी नहीं थे। तो जब ये एलएसडी वगैरह आई और ये हिप्पी मूवमेंट और ये कई तरीके के मूवमेंट आए, तब उन्होंने कहा कुछ चक्कर तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उसने आपके ब्रेन के फिल्टर को हटा दिया और आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो गई जो पहले आप मानते नहीं थे। पर हालांकि उसको फिर भी उन्होंने कहा कि ब्रेन के अंदर की वर्किंग है। फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि जो इवन आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं जो डीप मेडिटेशन में जाते हैं, या और जो कई तरीके के साधु वगैरह हैं जो बहुत गहरे इसमें जाते हैं, उसको भी क्योंकि अब जड़ भौतिक दृष्टिकोण से पकड़ना है इनको, उन्होंने कहा हम बता देंगे यार ये ब्रेन में ये पैटर्न है। तो उनको पूछा गया कि ये जो इनको दिख रहा है वो सही दिख रहा है? हाँ दिख तो सही रहा है, ये तो हम मान गए। ये जो ध्यान की अवस्था में या जिस भी अवस्था में बताते हैं कि मेरे को ये दिख रहा है, वो बात तो ठीक कर रहे हैं। तो अब आपका क्या कहना है कि यार ब्रेन का पैटर्न है बेसिकली, वायरिंग आपकी इस तरीके से तो ऐसा जगत दिखेगा, ऐसी वायरिंग है तो ऐसा जगत दिखेगा। मतलब वो उसको बॉइल डाउन किसके ऊपर कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जगत जिस तरीके का नजर आ रहा है वो आपकी ब्रेन की वायरिंग के ऊपर है। उसको आप सो कॉल्ड साधना के द्वारा कर लो, जिसको आप साधना कहते हैं, वो आपने तैयार किया, ब्रेन ऐसे देखना शुरू कर देगा। या हम थोड़े समय में गोलियां निकाल देंगे, यार क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। तो जिसको आप अंतरदर्शन कह रहे हो, भगवान से मिलन कह रहे हो, ये कह रहे हो, ब्रेन में ही तो है कुल मिला के। भाई इतनी बात तो उनके समझ में आ रही है कि आपकी इंद्रियां भी जो देख रही है कुल मिला के एक्चुअल इंद्री तो है मन आपका, उसको मैनिपुलेट कर लोगे वैसा जगत दिखना शुरू हो जाएगा। पर उसके जो एक्चुअल क्या मायने निकलते हैं, चेतना क्या है, अब वो चीजें तो वो मान नहीं रहे। तो वो ये कह रहे हैं अति भौतिक, जो सुप्रा फिजिकल है, फिजिकल से परे की भी, चमत्कारिक या गुह्य मानती है, या फिर जिन्हें वह ईश्वरीय मानती है। विज्ञान उन्हें केवल ऐसे विषय मानता है जिनकी अपनी कुछ अधिक सूक्ष्म भौतिक प्रक्रियाएं हैं, और एक बार जब वह उन प्रक्रियाओं को खोज लेगा तब वह उनका स्पष्टीकरण दे पाएगा और उन्हें अपने उपयोग में ला सकेगा। हालांकि पहले में और अब के अंदर काफी अंतर यह आया है भी, आप साइकोकिनेसिस को किस तरीके से एक्सप्लेन करो। मैं यहां बैठा हूं और कि एक दूसरे देश के अंदर दूसरा व्यक्ति बैठा है, हम दोनों ने चित्र बनाने शुरू करे, दोनों ने, अब ये कोई चांस थोड़ी है कि हम दोनों हूबहू एक ही चित्र बनाएं या एक ही कल्पना करें, या दोनों के पास ताश के पत्ते रख दिए, हम उसी क्रम के अंदर 3 पत्ते भी निकाल पाए या 4 निकाल पाए, इसकी कैसे संभावना हो सकती है। तो ये देख रहे हैं यार चक्कर तो और कुछ तो है। पर ये प्रक्रिया क्या है, वो ये ऊपर से नहीं देख रहे ना समस्या को, वो ये कह रहे जड़ पदार्थ में ऐसी कौन सी चीज है। अरे जड़ पदार्थ में कहां से मिल जाएगी आपको चीज। जैसे यदि आप एनालिसिस करें मकान के बनने का, और यदि उसके ब्लूप्रिंट को आप जानते नहीं हो तो कैसे एक्सप्लेन करो। फिर रैंडम इवेंट्स हैं, गाड़ी आ गई, उसके पीछे जाओ तो इसने फोन कॉल किया इसलिए गाड़ी आ गई, या फिर ये गाड़ी आ गई उसमें ये पत्थर आ गए, पत्थर का कंपोजिशन देख लो, ये मिस्त्री थे इतने वाले थे। इन डिटेल्स के अंदर जाओगे तो कभी भी एक्चुअल पिक्चर आपको आ नहीं सकती, ये बेचारा उससे परे जा नहीं सकता। इनफैक्ट ये जिन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर अपनी सारी थ्योरी रखता है वो भी एकदम बाहरी है।
और यदि आप देखो, जितना ही व्यक्ति कल्टीवेटेड है, उसका एक्शन उतना ही आंतरिक होता है। बाहरी तरीके से कभी भी आप उसको एनालाइज कर ही नहीं सकते। श्री अरविंद की सारी कृतियां भी जोड़ दी जाएं, तो आप क्या श्री अरविंद एक्चुअल में क्या थे वो जोड़ पाएंगे या समझ पाएंगे? कभी नहीं। माँ की सारी कृतियों को देख लो तो भी मतलब क्या अंश उनका। ऐसी भगवान कृष्ण की जो है सारी बातें पढ़ भी लो, तो भी उनके सार के अंदर वास्तव में वो क्या है, वो कितनी क्या समझ में आ सकती है। हाँ, अभिव्यक्ति में ये चीज आई, और उसका भी हम कितना समझ सके। तो एक व्यक्ति विशेष भी यदि कल्टीवेटेड है, उसका वर्णन बाहरी तरीके से क्या कर सकते हो भाई? वो तो आप पता नहीं कर सकते ना। उसके शरीर की कैसी स्थिति। अब स्टीफन हॉकिंस तो वो तो व्हील चेयर के ऊपर था, क्या बताओ आप उसका। एक गहरा संगीतकार है, उसकी आप यूं तो उसने कोई चीज क्रिएट नहीं करी। भौतिक क्या चीज क्रिएट करी भी उसने? उसके साथ चली गई वो चीज। या कोई विचारक है, पुस्तक के रूप में आ गई तब तो ठीक है, नहीं तो विचार उसके पड़े हैं, उसके साथ वो विचार चले गए। तो आपको इसने तो कुछ किया नहीं है सच। उसकी बजाय तो ये कोई मेसन है, इसने तो देखो ये बड़ा ये चीज बना दी, या इस आदमी ने ये बड़ा दुर्ग बना दिया। इस चीज को तो हम समझते हैं कि यार मतलब ये तो ठीक है, ये दिख गई ये वाली चीजें तो। पर जितना ही व्यक्ति कल्टीवेटेड होता है, उस व्यक्ति का भी एक्चुअल विवेचना आप कर ही नहीं सकते। तो जो सुप्राफिजिकल चीजें हैं, फिजिकल से परे के लेयर्स हैं, आप उनको कैसे रिड्यूस डाउन टू फिजिकल कर सकते हो? ये बात तो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है। उसके अनुसार ईश्वरीय दर्शन, चेतना के स्तर, ध्यानावस्था में वर्णन की जाने वाली अवस्थाएं, प्रगाढ़तम आध्यात्मिक अनुभव भी केवल मस्तिष्क की एक विशिष्ट संरचना और उसकी रासायनिक क्रियाओं के विशिष्ट संतुलन का परिणाम मात्र हैं। और आज के व्यक्ति को माइंड से बड़ा अच्छा उसने पढ़ रखा है, सारी चीजों पे कमांड है। जब उसको ये कहते हैं कि आध्यात्मिकता की तेर को मैं कैसे कहां से शुरू करूं, तो उसके ईगो को बड़ा हर्ट होता है। कहा यार आपने तो इसको एक अबोधगम्य विषय जबरदस्ती बना रखा है। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं समझ सकता? अब उसको कैसे समझाओ ये बात? उसको ये लगता है हाँ भी मेरे को जैसा जगत दिख रहा है वैसा तो है ही। ये उसको समझाया नहीं जा सकता कि लेयर्स अलग हैं ये। भारतीय संस्कृति इसके ठीक विपरीत छोर से आरंभ करती है। उसके अनुसार किसी भवन में लगने वाली इमारत वाला इमारती सामान या फिर कारीगर आदि उस भवन के निर्माण के वास्तविक कारण नहीं हो सकते। उसका वास्तविक कारण तो भवन के मालिक का वह मूल विचार ही हो सकता है, जो अपनी चरितार्थता के अनुकूल साधन जुटाता है। आपके अनुकूल साधन जुटा लोगे। इसीलिए दूसरे ये कह रहे हैं कि यदि अवतार आता है तो भी त्रिगुणों के अंदर क्रिया करता है। मतलब वो इस आधार के ऊपर कि ये जड़ तत्व है, ये प्राण तत्व है, ये इसके ऊपर है, फिर कैसे उनको मैं कंबाइन करूं। मैं ये करूंगा तो ये परिणाम निकलेगा, ये करूंगा तो ये परिणाम निकलेगा। अगर ऐसे ही क्रिया करते तो फिर मां श्री अरविंद तो कभी को ये जो अतिमानस की बात है, ये रूपांतर की बात है, कैसे कर सकते थे? या कोई भी जो आता है, उसकी क्रिया आपको त्रिगुणों के अंदर प्रतीत हो सकती है, पर वो गुणों के आधार पे क्रिया नहीं करता। तो ये बात यदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यदि अवतार भी आ जाए तो भी त्रिगुणों के अंदर ही क्रिया करनी पड़ती है। श्री अरविंद कह रहे हैं फिर तो कोई काम ही नहीं हो सकता, फिर एक्चुअल कोई क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि जड़ तत्व जो है वो एंटर करके वो आपको कह देगा मेरी ये पर्टिकुलर ये तरीका है, ये करोगे तो इसका ये परिणाम है, ये करोगे तो ये परिणाम है। वाइटल तो एक फिर आपको एक दूसरी चीज दे देती है, पर जड़ तत्व तो आपको कह देगा यार ये करोगे तो इसका ये परिणाम है। अगर यही परिणाम करने होते तो मां कौन से दिव्य जीवन की बात कर रही थी? क्या तो आश्रम की स्थापना हो जाती, क्या साधना हो जाती? फिर तो नहीं हो सकती थी। तो उनकी क्रिया इस हमको प्रतीत होती है, और अपने अनुकूल साधन जो जो हमको लगता है इस कारण से आश्रम की स्थापना हो गई वहां। अरे यार वो सारे दूसरे के पास है, वो कर लो फिर बाद में। जो जो क्रियाएं मां ने करी, वो सारी क्रियाएं वो दूसरा क्यों नहीं कर लेता? इस पार्थिव अभिव्यक्ति का मूल कारण उच्चतर जगतों में जगदम्बा का दिव्य संकल्प है, जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक प्रारूप और उसके अनुकूल बाह्य रूपों का निर्माण करता है।
और यदि ये सूत्र हमारे समझ में आ जाए तो एक्चुअल में हम कर्म कर पाएंगे। फिर ये कॉज एंड इफेक्ट इसके कारण ये होता है, अगर इसमें हमारा प्रवेश हो जाए कि वास्तविक कारण तो वो है, यात्रा के लिए प्रयोग में लाए गए वाहन आदि गंतव्य का निर्धारण नहीं कर सकते। ये मीटिंग मोदी जी की इसलिए हुई क्योंकि इस कार में बैठे। आप कहते यार कैसी बात कर रहा है, वो कार न होगी दूसरी के अंदर आ जाएंगे, वो चप्पल नहीं होगी दूसरी पहन लेंगे। जो जो साधन संसाधन काम में लिए वो हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वो दूसरे काम में ले लेंगे। आपको कहीं जाना है, थ्री व्हीलर है या जो भी साधन है या कोई कार है या आप जो भी करते हैं, वो न मिलेगी, या एक जना जिसको आपने बुक कर रखी है कोई टैक्सी वो नहीं आएगी, दूसरी मंगा लेंगे यार आप। एक बस से नहीं जाएंगे दूसरी से चले जाएंगे। वो बस कारण थोड़ी है, आपको साधन है, बदल सकते हो आप अपनी सुविधा से। बीच रास्ते में यदि वो ब्रेक डाउन कर जाएगी तो क्या आप बंद थोड़ी गए उससे, आपको उतर के छोड़ना है यार इसको। आपका खुद का भी साधन होगा कि पटक इसको परे, वैसे चल दूंगा मैं, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। स्वयं यात्री अपने गंतव्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने वाहनों का चयन व उपयोग करता है। तो एक चेतना ऐसी है जो इस तरीके से व्यवहार कर सकती है, और एक ऐसी है वो यदि वाहन से बद्ध हो गई तो उसके लिए तो ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहने, वो तो हमेशा परेशान ही रहनी है। इस दृष्टिकोण से देखने पर ही वस्तुओं के सच्चे कारण को जाना जा सकता है, अन्यथा हम अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को ही, और वह भी बहुत ही सीमित रूप में, कारण मान बैठते हैं। प्रक्रिया, ये सारा संसार कैसे आया, बिग बैंग से आया, उसके अंदर ये प्रक्रियाएं, मतलब वो सारी की प्रक्रियाएं कि जीवन इस तरीके से आया, जबकि जड़ पदार्थ कभी भी जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता। जड़ पदार्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो इनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि यहां जीवन आया कैसे धरती के ऊपर। तो ये प्रक्रिया कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक भी इतनी सारी पद्धतियां या इतनी सारी थ्योरीज इनकी आ गई, तो भी वैज्ञानिक इसके पीछे हैं। यार पहला जीव आया कैसे, क्योंकि जड़ पदार्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीवन ला सके, चाहे सिंगल सेल्ड ही हो। कोई पत्थर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा कर सकता है, ये मूलभूत बात है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर माइंड कैसे आ सकता है, आप ये सोचो। मतलब कोई भी जीव कितने भी लाख बरस या कितने भी जिए, तो भी माइंड का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। तो इसलिए यदि ऊपर से आप चीज को नहीं देखते, वो कह रहे बंदर से धीरे 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 मनुष्य बन गया, और ये एक सीढ़ी थी क्रम विकास की, तो आज कोई बंदर मनुष्य बनता नहीं नजर आ रहा। जब मनुष्य नहीं था तो अपनी बलबूते के ऊपर तो बंदर है मनुष्य बन गया। जिन भी श्रेणियों से बना, सीढ़ी है मान लो, 25 सीढ़ी है, 25 सीढ़ी बन के 25 स्टेजेस पे, 30 स्टेजेस पे। अरे यार पर आज जिन भी स्टेजेस पे है, कोई आदमी तो खड़ा रहा होगा लास्ट सीढ़ी पे, मनुष्य के आने के बाद वो लास्ट सीढ़ी वाला इस सीढ़ी पे आ जाता ऊपर तक, आज तो नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये प्रश्न किया जाए तो भी कोई उत्तर नहीं है इसका। ये अगर क्रम विकास था, अब कहां चला गया वो, पीछे की सीढ़ियां कहां चली गई, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है उसकी। अब इस सीढ़ी से आगे की सीढ़ी की आवश्यकता है। उन रूपों को प्रकृति को आवश्यकता ही नहीं है भाई। तो अब जो दबाव है वो मनुष्य से आगे की श्रेणी का है। मनुष्य कहते ऐसा नहीं हो सकता, तो मनुष्य को यदि कोई ये पूछे कि तू तेरे बलबूते पे आया है क्या, ये तो क्रम विकास का जो सिद्धांत है वो ही नहीं कह रहा। जब मनुष्य नहीं था तो हम तो देख रहे हैं कि मनुष्य तो बाद में आया, तो मनुष्य क्या अपने बलबूते पे आया, नहीं जी, अपने बलबूते पे तो नहीं आया, प्रकृति लेके आई इसको। तो प्रकृति मनुष्य से कैसे सहमत हो सकती है, या मनुष्य तक जाके कैसे रुक सकती है। अगर इंद्रियों की क्रिया के रूप से भी देखा जाए तो मनुष्य की क्रिया पशु की क्रिया से बेटर नहीं है, अगर इंद्रियों के तरीके से भी देखा जाए। यदि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो मधुमक्खी की कॉलोनी हमसे बेटर चलती है, मकोड़ों की कॉलोनी हमसे बेटर चलती है, उनके नियम विधान अपने से बेटर हैं, करप्शन कम है। मनुष्य ने अभी तक सच ऐसी कौन सी चीज दिखाई है जो प्रकृति के अंदर हमको, न तो इंद्रियों के अंदर, न शरीर के अंदर, न कोई और दूसरी कैपेसिटीज के अंदर, कि उसने कुछ बेटरमेंट एज सच किया हो। तो प्रकृति इस
परिणाम से मनुष्य मान सकता है अपने को इस सीढ़ी के अंदर अंतिम, पर प्रकृति मान ले ये कोई मतलब ऐसे परिणाम से? इतने ब्रह्मांड या इतनी सारी चीज वो इसलिए कोशिश कर रही है कि एक एक व्यक्ति आए जो इस तरीके का व्यापार करे या इस तरीके की राजनीति करे, इस तरीके का काम करे। क्या हम अल्टीमेट स्वर हैं इस प्रकृति के? कैसे हो सकता है भाई? मतलब आप खाली बुद्धि के स्तर पे सोचो। हम खुद अपने आप को सफिशिएंट नहीं मानते, न हमको नॉलेज, न हमको बुढ़ापे पे, रोग पे, इन पे हमें हमें कोई महारत मिली। तो ऐसी अपूर्ण चीज के लिए इतना विराट प्रयास, मतलब ये तो बड़ी विचित्र बात है। और जबकि वो यही कह रहा है। तो यही प्रश्न श्री अरविंद लेके चले कि भई ये चक्कर क्या है? अगर इसके सामने आप और कड़ियां न जोड़ो, तो ये सारा प्रयास समझ में नहीं आता कि इतना विराट प्रयास किसके लिए? मनुष्य के लिए, जिसके अंदर वो कुछ और बेटर योजनाएं बना लेगा, चलो, तो भी वो मनुष्य के केंद्रित ही रहेंगी। तो मनुष्य के केंद्रित रहेंगी। भाई बंदर के केंद्रित अगर कोई व्यवस्थाएं हैं, तो वो बंदर से परे कैसे लेके चली जाएंगी? और यदि वो बंदर है, तो उसकी समस्याएं तो वैसी उसी दायरे की रहेंगी। मतलब आप उसकी जो समस्याएं हैं, उसका सोच समझ का दायरा है, यदि उसको सारी चीज बिल्कुल परफेक्टली मिल भी जाए, तो भी जीवन के अंदर मुद्दे क्या होंगे उसके आप ये सोचो। मनुष्य जाति के जो मुद्दे कितने बढ़ गए, तकलीफ की संभावना बढ़ गई तो आनंद की संभावना बढ़ गई। संगीत है, कला है, साहित्य है, आपस के अंदर मेल जोल है, कितनी कितनी चीजें हैं। मतलब इतनी चीजें हैं, आप कोई भी एक चीज पकड़ लो। भोजन कैसे करना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उसके अनंत, मतलब एक आप कोई भी चीज पकड़ते हैं तो उसकी श्रृंखला अनंत है। और वही आपके नजदीकी जो चिंपैंजी है, उसके मुद्दे कितने एक है भाई? यदि उसको उसके स्तर पे ही वो कहते मेरे बिल्कुल सही कर दो मुद्दों को, तो वैसे ही मनुष्य जितनी भी योजनाएं बनाता है, अगर उनको एकदम परफेक्ट कर भी दिया जाए, हालांकि वो नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती। और उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि प्रकृति ने आज तक और मनुष्य ने आज तक जितने भी तरीके गवर्नमेंट के थे, वो सारे उसने एग्जॉस्ट कर दिए, सारे के सारे। जो जो पॉसिबिलिटीज थी सारी लगभग एग्जॉस्ट कर दी। न उसको आइडियलिज्म ने सहारा दिया, न कोई दूसरे आपके राजतंत्र है, जनतंत्र है, ये तंत्र है, वो तंत्र है। वो सारे उघड़ के उनकी की उनमें निस्सारता है। हाँ, कुछ दूर आपको ले जाएंगे, एक्चुअल आपका काम नहीं कर सकते। इसलिए ये कोई सी भी योजनाएं एक दायरे से ज्यादा आपको नहीं लेके जा सकती। ये बात तो एटलीस्ट हमको समझ में आनी चाहिए। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं इनहेरेंट इसमें मैकेनिज्म है, क्रम विकास में, कि मनुष्य की समस्याएं इससे अगले पड़ाव पे जाके पूरी हो सकती हैं, यहां नहीं हो सकती। ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आप साइकोलॉजिकल अगर पीड़ा में हो, तो आप अपनी वर्तमान चेतना की स्थिति से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तब उसको टैकल कर पाओगे। आप खुद देख लो, आपकी जितनी भी, अगर आप थोड़े से कल्टीवेटेड हो, इसलिए श्री अरविंद कह रहे पशु जो है अपने थोड़े से मॉडिकम से आराम में आ जाता है, उसको कोई ज्यादा नहीं है। भैंस ठीक है या गाय ठीक है, देख रहे हो जुगाली कर रही है, हाँ भी ठीक है, इसका मतलब उसको आप ज्यादा कोई और लक्षण देखने की जरूरत नहीं है। जुगाली कर रही है ना, हाँ ठीक है, लगभग इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देवता है, वो अपनी महिमा में खुश है। पर श्री अरविंद कह रहे मनुष्य है वो सबसे ज्यादा अतृप्त है। ये इस चीज का प्रमाण है कि इसको सबसे ऊंची जो है प्यास है, और जब तक वो इसको नहीं मिल जाती, तब तक ये नहीं रुक सकता। अपूर्ण पड़ा पे ये मनुष्य नहीं रुक सकता, क्योंकि इसके अंदर जो प्यास है, जो फ्रेंजी है, वो डिवाइन के लिए है। जब तक वो चीज इसको नहीं मिल जाती, तब तक अपूर्ण पड़ावों से ये प्रसन्न नहीं हो सकता। एक बहिर्मुखी दृष्टिकोण के लिए स्वाभाविक ही है कि उसमें हमारी भौतिक सत्ता और उसके प्राणिक जीवन को ही प्रधानता दी जाती है। हमारा जितना सेटअप है वो टोटल कोशिश किस चीज की है? बिल्कुल तकलीफ हो ही नहीं आपको, एकदम कंफर्ट। सामने वाले का मकान भी साफ होना चाहिए, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, भाई ये साफ नहीं रख रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अगला कह रहा मेरा मकान जैसे रखूं वैसे रखूं। हाँ, जैसे रखूं वैसे रखूं तो तेरे अंदर रख, बाहर बगीचे को तो साफ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आके कर जाएंगे और तेरे बिल में पैसे लग जाएंगे उसके।
और नहीं देने का कोई चांस नहीं है, वो तो खाते से वैसे ही कट जाएँगे। तो आपको एक सिविक लाइफ जो है, मतलब कोई दूसरे को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। शॉपिंग पे जाओ तो एकदम बढ़िया से बढ़िया। कोई भी आप कॉर्पोरेट के अंदर जाओ, वहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। अगले को मन में आपके प्रति कुछ भी हो, सर्व करके, मुस्कुरा के बात करनी पड़ेगी। तो भौतिक और प्राणिक जीवन को ही प्रधानता दी जाती है और उसको कैसे परफेक्ट किया जाए, बिल्कुल तकलीफ हो ही नहीं आपको। जहाँ की सत्ता के इन 2 भागों से उच्चतर सत्ता होने पर भी मन अधिकांशतः इन्हीं भागों की तुष्टि की अधिकाधिक कुशल व्यवस्था करने का साधन मात्र होता है। माइंड अपने आप के ऊपर आप देख लो, आप अपने जीवन का भी विवेचन करते हो क्या? माइंड तो बेचारा दबा रहता है, रोग से दब रहा है, शरीर की कामनाओं से दबा हुआ है, या फिर बाद में दुश्चिंताओं से दबा हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। क्योंकि इसके अंदर आपके प्रवेश कर रहे हैं, ये त्रिगुण जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, और त्रिगुणों के अंदर सबसे ज्यादा तो तामसिकता प्रवेश कर रही है। मतलब तमस जो है, मैटर है आपका। इवन भोजन भी भारी कर लेते हो तो अच्छे सोच विचार ही नहीं आते, उसमें फिर बाद में रोग ऊपर से आ जाए। तो कितनी भी अच्छी बातें साधना की ओर हो, पर आप कह यार करें क्या, ये शरीर ही नहीं मानता। करना चाहता हूं पर ये परेशान किए हुए है। तो आपके ये जो पार्ट है, हमने बात भी करी थी कि कैसे एक पार्ट दूसरे को दूषित कर देता है। लोअर पार्ट है वो ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है, उसको दूषित कर देता है। तो मन जो है, वास्तव में मन का प्रादुर्भाव तो हुआ, पर एक्चुअल उसकी क्रिया अभी तक पूरी हुई नहीं कि इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाए। वो तो अभी गुलामी कर रहा है। आपका विज्ञान भी कुल मिला के जो मुद्दे उसको पकड़ने चाहिए, वो अभी किस चीज के ऊपर है? भौतिक सुख साधन आपके बाह्य जीवन को कितना सुखद बना सकता है, वो आपको संपन्न बना सकता है। और संपन्नता का अर्थ है आपकी ये दो भागों की तुष्टि कितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। मतलब यदि आप बाह्य दृष्टिकोण लेते हो तो क्या रूप पैदा होंगे, ये आपको समझना चाहिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे अछूते हैं। भाई ये सारी चीज तो हम थ्रू एंड थ्रू हम इससे तो ग्रस्त हैं, इसलिए इसको समझना चाहिए। इस प्रकार व्यापक रूप से सारा प्रयास व्यक्ति और समाज के इंद्रिय संवेदनों की अधिकाधिक कुशल तुष्टि की व्यवस्था पर केंद्रित है। ऐसे में इस तृप्ति के लिए व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र शक्ति, व्यक्तिगत अहम जिसका जो बल पड़ गया। भैया आप देखो जितने ये फैमिलीज हैं, बिहार में क्या हो रहा है, या फिर जहां जहां जिनका बस पड़ रहा है, हाथ पड़ रहा है, व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र शक्ति, और वो कैसे मासेस को हार्नेस करना है, वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में एटलीस्ट यहां तो देखो, और बाहर भी कुछ ही पॉकेट भर लोग हैं, वही सारी चीज कर रहे हैं। व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र शक्ति और विशालतर इकाई के रूप में सामूहिक अहम की संगठित इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए आजकल ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो गया साहब, उसकी एक शक्ति है, वो इंप्रेस अपॉन करती है इसके ऊपर। या फिर कोई एक जना आ जाएगा, वो कह मैं ये काम करूंगा। तो एक व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र शक्ति, ये मूवमेंट एक उठ के आया एंटी करप्शन। आज ये नहीं पूछ रहा उसके वो लोकपाल के लिए लेके आए थे उसका हुआ क्या, हाँ जी बन तो गया, तो उसका होता क्या है भाई? वैसे सारों ने टोपी पहन ली, मैं अन्ना हूं, मैं अन्ना हूं, हम सब ने देखा ही। और वैसे ही हम सारों ने देखा ये टीकाकरण का जो पिछले दिनों चला था, और कितनी तकलीफ उठाई पूरे देश ने लॉकडाउन के अंदर एकदम से। तो ये जो संगठित इच्छा शक्ति है, ये कैसे इंटरैक्ट करती है? कुछ जो डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ ने आके कह दिया भाई, ये चिकित्सा वालों ने आके कह दिया नहीं, बीपी की रेंज तो ये है, पहले एक रेंज थी, अब दवाइयां और बिकनी चाहिए, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो अब क्या करें, एक काम करो, इसके पैरामीटर को थोड़ा सा नीचे उतार लाओ। नीचे उतारते ही अब इस एज ग्रुप के हैं वो भी शामिल हो गए इसमें। पहले आपका जो हायर रेंज है आपकी जो भी थी, फिर आपने कहा एक काम करो, इसको 20 पॉइंट नीचे उतार लाओ। अब सारे के सारे वैसे उसके ऊपर आ गए। तो ये कौन सी शक्तियां हैं वो काम कर रही हैं? और कोई एक व्यक्ति आता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है या संकल्प शक्ति है। नेपोलियन आया, उसने अपने तरीके से कर लिया। जापान को 50 वर्षों में हिरोबुमी ईतो ने खड़ा कर दिया। नहीं, जापान था ही नहीं, क्या था उसके अंदर?
एक अकेले की शक्ति ने खड़ा कर दिया उसको। और फ्रांसीसी क्रांति के अंदर 4 जनों का नाम इन्होंने बताया, कैसे-कैसे इन 4 जनों ने किया। मीराबू है, रूबस्पियर है, फिर बाद में ये आपके नेपोलियन है, और एक और था डेंटन। ये 4 ने ये काम किया, और वो सारों के अंदर, और किस तरीके से एक स्वतंत्र शक्ति है, और फिर बाद में सामूहिक अहम की संगठित इच्छा शक्ति है। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं? अपने अतिरंजित रूप में ये व्यक्तिगत और सामूहिक अहम की शक्तियां परस्पर संघर्षरत भी हुई हैं। इसका आपको कब पता चलेगा? आप कोई भी एक इश्यू है, उसको मैं कैसे करूं, एग्जीक्यूट कैसे करूं? भाई जैसे अब ये बात चल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या सबको इक्वेलिटी, सबको समानता का अधिकार है, पर आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? समान मतलब क्या? सबको समान साधन उपलब्ध होने चाहिए। तो समान साधन कैसे उपलब्ध होने चाहिए? एक जना तो काम करता नहीं, दूसरा जना 18 घंटे काम करता है। तो ये प्रयोग भी करके देखा गया कि नहीं नहीं, साधन सबके बराबर बंटने चाहिए। अगर आप ये काम करो, तो आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है उसको मारना हुआ कि मैं क्यों काम करूं फिर बाद में। मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूं, यदि मेरे को इतना एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्यों करूंगा अभी मैं। तो एक के अंदर वाइटलिटी जबरदस्त है, वो काम करेगा, दूसरे के अंदर वाइटलिटी नहीं है। आप करो समान, इनको सबको बंटवारा होना चाहिए। यार समान व्यक्ति नहीं है, बंटवारा समान कैसे हो जाएगा? आपकी जो कैपेसिटीज है वो समान नहीं है। एक जना जो है बहुत तेज रेस के अंदर दौड़ रहा है, अब वो जाके जितनी जल्दी वहां अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा, दूसरा जना धीरे धीरे चल रहा है। कह रहे समान तरीके से गंतव्यों को बांट दो। कैसे बांट दो भाई? कैसे कर सकते हो? तो फिर आप डिटरमिन करते हो, चलो एक काम करो, इनके लिए रिजर्वेशन कोटा लागू करना शुरू कर दो। तो आप एक्चुअल में उसको अगर करेंगे, तो क्या प्लेन उड़ा पाएंगे आप कभी भी? फ्लाइट के अंदर जो आपके पायलट है, अगर रिजर्वेशन कोटा से आया, कौन बैठेगा उस फ्लाइट के अंदर? अगर काबिलियत से ना आए, तो ये इश्यूज अराइज होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको डिटरमिन कौन करेगा? सरकार ने नियम बना दिया। सरकार कौन है? तो ये एग्जीक्यूट कैसे करोगे इन चीजों को? तो इसमें आप पाओगे कि आइदर तो कोई एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति या सामूहिक अहम की इच्छा शक्ति, ये कैसे इंटरेक्ट करती है। कोई भी इशू आपका, कोई भी, कि समाज कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, दूसरा कहता ना ऐसे चल ही नहीं सकता। तो एक जना आके अपने विचारों को पूरे में फैलाता है, और वो एक क्रांति का रूप ले सकता है। तो ये संघर्ष चलता रहता है। इनमें से एक का मत है कि व्यक्ति को अपनी अहमात्मक परिपूर्णता की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक ये कहता है कि हर इंडिविजुअल जो है ना, उसको पूर्ण राइट है, पूरा राइट है अपनी सारी फुलफिलमेंट का। दूसरा कह रहा है अगर उसकी इंडिविजुअल फुलफिलमेंट छोड़ दी जाए, तो समाज का क्या होगा? तो उसका दायित्व है समाज के प्रति। जब व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। अतः ऐसे मत में राष्ट्र का कार्य होना चाहिए व्यापक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उसकी तुष्टि के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना। ये पश्चिम के मत चल रहे हैं अभी तक। आप ये सोचिए, हम अभी तक भारतीय मत के ऊपर नहीं आए हैं कि वहां यदि आप जीवन की अवधारणा वहां से शुरू करते हैं तो क्या क्या रूप पैदा होंगे। दूसरा मत है कि सामूहिक अहम की शक्ति ही सर्वोपरि है। व्यक्ति का कर्तव्य और उसकी उपयोगिता उस सामूहिक इकाई का एक निष्ठावान यंत्र या राष्ट्रीय देह की एक कोशिका बनने में है। इतिहास में यदि आप देखेंगे तो कई प्रयास ये इस तरीके के रहे कि जाओ काम करके आ जाओ, सबको समय पे भोजन मिल जाएगा, सबके पास राशन आ जाएगा, सबको बराबर मिल जाएगा, नहीं तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ आ जाओ। पर करोगे कैसे इसको? तुमको इंश्योर कर दिया गया कि तुमको महीने वाले दिन ये चीजें अपने आप आ जाएंगी, तुम्हारा तो काम है यहाँ आके सबको बराबर काम करना है ईमानदारी से। मतलब यदि ये बात करी जाए तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करो? कर ही नहीं सकते ये एग्जीक्यूशन। इतिहास में हम इन्हीं मतों से प्रभावित पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे अनेक वाद पाते हैं, जिन्होंने समय समय पर भारी उत्पात मचाया है। भाई जिनके आज खंडर तक भी नहीं बच रहे, अगर आप पढ़ के देखें तो उनके मूल में क्या था? एक कहता है व्यक्ति विशेष को सारी चीज मिलनी चाहिए, दूसरा कह रहा है यार व्यक्ति तो एक इकाई है,
अगर पूरी संरचना को वो नहीं देख के एक एक ही चल पड़ेगा तो फिर बाद में पूरे ढांचे का क्या होगा? एक धागा ये कह दे कि मेरी स्वतंत्रता है तो कपड़ा तो नहीं बन सकता। तो कपड़ा बनाने के लिए धागे को सही होना जरूरी है। पर इन दोनों को कैसे रखा जाए? क्योंकि आध्यात्मिकता इन दोनों में फर्क नहीं करती। वो तो ये कहती है कि आपके अंदर इंडिविजुअल आत्मा है और आपकी कॉस्मिक सेल्फ भी आपका ही है, और इससे ट्रांसेंडेंटल सेल्फ भी आपका ही है। आप स्वयं तीनों अवस्थाओं में हो। इंडिविजुअल सेल्फ के रूप में आप में अंतरात्मा है, आपकी स्वयं की आत्मा है। कॉस्मिक फिर बाद के अंदर आप विश्व रूप दर्शन, जो उसको अर्जुन को दिखाया, विश्व रूप है, और उससे परात्पर सत्ता है, उससे परे भी है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। और जितना ही आप अनुभूत करते हो, जैसे ऋषि ने अनुभूत कर ली ये चीज, तो इसलिए उसके राष्ट्र में सारे लोग उसकी बात मान रहे हैं, कहीं कोई विभेद का काम ही नहीं है। इसीलिए मां जो कह रही है, संगठन के लिए भी ठीक है, व्यक्ति के लिए भी ठीक है, साधना के लिए भी ठीक है, कहीं कोई विभेद ही नहीं है उसमें। पर यदि आप ये विभेद करते हो तो संसार ने पूंजीवाद है, समाजवाद है, ये जो भी वाद है, और आज तो कोई वाद है नहीं। या आप ये कहो कि कोई वाद लेके हम चल रहे हैं, भी जिन वादों के ऊपर जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या ये वाली पार्टी या वो वाली पार्टी, अब ये तो वो ठीक है, वो नाम को ढो रहे हैं। वो तो खैर मेंटल बीइंग्स भी नहीं है, वो तो अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पा रहे कि इसका हम वास्तव में ये आधार है या कुछ भी नहीं है वो तो। और कोई प्रभावित हो भी नहीं रहा इस चीज से आज, ये कौन सा वाद है या क्या नहीं है। पर इन वादों ने समय समय पर भारी उत्पात मचाया है, क्योंकि अपने आप में ये सभी आंशिक मत हैं, पार्शियल्स हैं ये, जिनके आधार पर कभी कोई सच्ची व्यवस्था नहीं की जा सकती। सच्ची व्यवस्था तो सत्ता की गहराइयों में जाने पर ही संभव है। और ये बात आज भी जो कई लोग रिफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ ये कह रहे हैं भी भारत के अंदर स्थितियां ठीक नहीं है। मान लिया, पहली बात तो हम कैसे माने, ये कैसे देखें ये? मैं अगर जानता नहीं चीजों को, मैं गया पौंडीचेरी आश्रम में और मैं कहूं सारी चीजें गड़बड़ है, या कहीं मैं गया आपके व्यापार को मैं जानता नहीं और जाके आपको मैं जो है राय देनी, ओपिनियंस देने शुरू कर दूं, आप कहते पहले समझो तो सही मेरे क्या चीजें हैं, मेरा सेटअप क्या है, इस व्यापार के अंदर इश्यूज क्या हैं, वो मैं जानू नहीं। और मैंने तो ये मान लिया कि सारों के पास एसी रूम होने चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, सारों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, या सारों को ये चीजें होनी चाहिए, तो वो संपन्न है। तो मैं तो कर दूंगा, भगवान से ये की नहीं जा रही ये चीजें। मतलब कितनी विचित्र बात है। तो फिर वो योजनाएं बनाते हैं अपने सीमित दायरे से, उनको ये लगता है ये चीजें हों तो ये संपन्नता का प्रमाण है। तो इसलिए संपन्नता किससे है? सबकी पॉकेट में ये इतना इतना पैसा डाल दो, आपने इंश्योर कर दिया कि उसके जीवन का पतन, लगभग पतन होएगा उसका। आप भी समझते हो कि किसी की जितनी पाचन क्षमता है उससे ज्यादा दे दो, क्या होने वाला उसका? किसी की अगर लॉटरी लग जाए, बेचारे ने कभी देखा नहीं, अगर उसके लॉटरी लग जाए क्या करने वाला है उसका वो। पर आपने संपन्नता के मापदंड वो ही मान लिए, और आप ये सोच रहे हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सारी चीजें कर दी जाएं। क्या होने वाला है उसका? हमारी इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, और किस आधार पे हो वो? इतनी पुलिस और बढ़ जाएगी, इतने कोर्ट और बढ़ जाएंगे, इतने वकील और हो जाएंगे, इतने हॉस्पिटल और खुल जाएंगे, पर इससे वास्तव में जीवन में क्या आया आपके? ना ये नहीं, ये हटा दी जाए तो फिर बाद में तो संपन्नता, आपके जो इतने इकोनॉमी है वो तो कोलैप्स कर जाएगी। जीवन की अवधारणा के क्रियान्वयन में और भी चीज है जो हमें देखने को मिलती है, वह मानव प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य बोध। अब इसके अंदर यदि बाहरी दृष्टिकोण हो तो वो एस्थेटिक्स के साथ क्या करेगा? बोध ग्राह्यता, आपका परसेप्शन है, चीजों को देखने का नजरिया है। अरे बाहरी दृष्टिकोण है, उसके अंदर भी देखिए आपके, कुछ को कहते हैं ये तो चाणक्य है जी, ये राजनीति की चीजों को भांप जाता है, ये एक ऐसा सूत्र देता है, उसमें वो वाला परसेप्शन है, यूं बैठ के कुछ नहीं करता वो व्यक्ति कुछ भी फली नहीं फोड़ता वो सारे दिन, और उसमें ये परसेप्शन है। अब ये शक्ति का क्या कर लोगे आप? दूसरा जना कहता है मैं तो 19 घंटे ड्राइविंग करता हूं, काम करता हूं, और ये जो बैठ के खाली इसने खाली प्लानिंग के 2 सूत्र क्या बता दिए, उसमें तो ये इतना पैसा ले रहा है। मैं सारे दिन नर्सिंग का काम कर रहा हूं, ये हीलिंग वाला जो है एक सेशन के 50,000 रुपए लेता है यार।
तो दूसरे आप कहोगे नहीं नहीं ये तो कितनी असमानता है, समान करो यार, समान शक्तियां है ही नहीं, समानता करोगे कैसे? एग्जीक्यूट कैसे करो जो आप कह रहे हो उसको? आपके पास साधन क्या है इसके? तो सौंदर्य बोध, एक के अंदर एस्थेटिक्स है, बोधग्राहिता, परसेप्शन है उसको। वो खाली जमीन देखता है तो तुरंत आपको 15 मिनट के अंदर एक ऐसा ढांचा बना के दे देगा कि यहां यहां ये कर लो। थोड़े समय के बाद आपके ये संभावनाएं हैं इसमें, इधर मकान बनाओ, इधर बगीचा बनाओ, इधर फैक्ट्री बनाओ, इधर मतलब जो जो वो आपको जो बेस्ट प्लानिंग दे देगा। दूसरा है, वो उस जगह के ऊपर ऐसे ऐसे ढांचे बेवकूफी के खड़े करेगा, वो जमीन का सत्यानाश कर लेगा। और जिसमें जो परसेप्टिव आदमी है, जिसमें थोड़ी इंटेलिजेंस है, वो चीजों के तालमेल को, वो सारे को देख लेता है। बौद्धिक प्रकाश आदि अनेकानेक शक्तियां, जिनकी कुछ कुछ भिन्नता अथवा विशिष्टता किसी राष्ट्र को उसका भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है। ये विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है। जर्मन्स का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, आपके दूसरों का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, सबका अपना 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 अपना। किसी से आप डील करोगे, कहते यार ये जाति तो थोड़ी कंजूस है, हो सकता है उसमें बड़े उदार लोग भी हों, पर आप ये कहते ये वाले लोग थोड़े स्टॉन्च इस तरीके के हैं, ये खुले दिल के हैं, अरे इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, ये जो है ये बड़े इस तरीके के हैं। तो अलग अलग रेसेज हैं। यही कारण है कि जीवन के प्रति मूलतः समान ही अवधारणा होने पर भी यूरोपीय राष्ट्रों में भी प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, और वो उसको राष्ट्रीयता का भाव दे देता है। ये वाली चीज आप किसी भी तरीके से देखो तो भी पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारा राष्ट्र, और ये एक सामूहिक शक्ति है। ये कोई भी राष्ट्र चाहे कैसा भी हो, अभी जो लड़ रहे हैं उसमें देखो आप, सबका अपना अपना तरीका है दलील देने का। एक जना इसके लिए, एक जना उसके विरोध में। ये तो आप देख ही रहे हो, आजकल की डिबेट चल रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये कारण ये चल रहा है, दूसरा कह रहा है ये है। तो ये बातें यहाँ कहाँ से रही हैं? चाहे सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों न हो, तो भी उन सभी का चारित्रिक वैचारिक आत्मपरक वैशिष्ट्य होता है। उनका सब्जेक्टिव तरीके का, कि उनको साहित्य किस तरीके का पसंद होगा। उनके यदि आप संगीत को देखोगे उसमें एक अलग तरीके का, उनकी जो संस्कृति है, उनके डांस है, वो थोड़ा कुछ अलग, उनमें जो अलग अलग तरीके की सोच है, विचार है, वो सब अलग अलग, उनकी विशिष्टता प्रदान करती है ये चीज। तो यदि वो घोर जो आपके मेटीरियलिस्ट भी हैं सारे के सारे, तो भी सारे देशों की अपनी एक चारित्रिक विशेषता है, वैचारिक विशेषता, आत्मपरक विशिष्टता है। उनके स्कूलों में आप देखोगे थोड़ा सा इनमें और इनमें यदि आप थोड़ा घूमते हैं या देखते हैं, उनकी सांस्कृतिक जो अंतर है उसमें क्या है, उनका डीलिंग का एक तरीका है, सेम स्थितियों के अंदर कैसे रिएक्ट करेंगे उसका तरीका है। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। जो उनके कार्य व्यवहार, कला, साहित्य, संगीत आदि में झलकता है। इसी सामूहिक अहम से प्रभावित होकर व्यक्ति राष्ट्रों के समुदाय में अपने ही राष्ट्र और उसके विशिष्ट लक्षणों के प्रति श्रेष्ठता का और गर्व का भाव रखता है। इसीलिए लड़ पाते हैं नहीं। कोई लड़ सकता था कि मेरे को ये बताओ, सेना के रूप में संगठित होके इतनी शिद्दत से कोई लड़ सकता है? वो काम किया जा सकता है क्या माइंड के स्तर पे? ये सोचो आप, कभी नहीं किया जा सकता। तो आपको जो वेहेमेंस है या उसके प्रति जो ललक है वो प्रदान कौन करता है? मैं मेरे देश के लिए मर मिट रहा हूं, माइंड से नहीं कर सकते ये, न फिजिकल के कारण कर सकते। वो तो कह रहे हैं फायदा क्या है इसका, उसको तकलीफ देने का और खुद तकलीफ पाने का फायदा क्या है इसमें? ना ना, इसमें कोई फायदा नहीं। ये वाली चीज जो है आपको प्रेरित करती है, कुछ नहीं। वो अपने आप को झोंकने के लिए आपको पूरा उसमें डालती है, गर्व का भान रखता है वो। तो ये कोई भौगोलिक सीमा नहीं है कि इतनी सीमा के अंदर तो ये वाला छोटा सा, चाहे वो कोई छोटा भी राष्ट्र हो, नहीं मर मर मिटेंगे, ये हम ये कर लेंगे। कौन सी चीज? अभी यूक्रेन खड़ा हो गया, नहीं तो वो तो कह रहा था हम 24 या 48 घंटे के अंदर तो इसको साफ कर देंगे। अब वो काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, बताओ। मतलब वो डिफेंस के ऊपर आ रहे हैं, जबकि वो ये कल्पना चल रही थी, ये इसको अभी ये रगड़ देंगे। कौन सी चीज है ये? आप इन शक्तियों को पहचानो भाई। एक इंडिविजुअल अहम की शक्ति है, एक राष्ट्रीय अहम की शक्ति है, अगर खड़ी हो जाए तो वो क्या कर सकती है देख लो।
मतलब सामूहिकता की यदि आप में भावना जग जाए, तो गुरु गोविंद सिंह के कुछ लोग होते थे जो इतनी 5-5 हजार लोगों की सेनाओं से भिड़ जाते थे और उनको खत्म कर देते थे। कौन सी शक्ति, यदि आत्मा की शक्ति आ जाए तो क्या नहीं कर ले, गिनतियां क्या कर लेगी इसके अंदर। और इसी राष्ट्रीयता की भावना ने इतिहास में राष्ट्रों के विकास क्रम में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में भारत के समक्ष पहली आवश्यकता है कि वह एक सशक्त राष्ट्रवाद की ओर गति करे। यह पहली चीज है। तो इसलिए आज जो भी मूवमेंट हुआ, एटलीस्ट कम से कम भारत को, भारत तो लोग स्वीकार करने लग गए, यार ये कुछ कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। नहीं तो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए और उसमें जो घोटाला हुआ किसी से छिपा थोड़ी है। ये कुछ कर ही नहीं सकते। एक इतने करोड़ का वो एक बैलून लेके आएंगे जो समय पे उड़ेगा नहीं इनसे। किताब तैयार कर लेंगे, उसका कुछ होगी नहीं। ब्रिज तैयार कर लेंगे, वो तो गिर जाएगा। तो खुद की चीजें तो इनकी काम करती ही नहीं। खुद कुछ क्रिएट कर नहीं सकते। कितना मजाक बनाया था इन्होंने, कहा कि ये भारत में स्वच्छता अभियान, कह रहे थे कैसा पागल आदमी है। सबने मजाक उड़ाया, किसी को ये था ही नहीं कि यार स्वच्छता भी कोई चीज होनी चाहिए क्या। हमारी सिविक लाइफ क्या थी, कहीं जाओ तो आपसे बदतमीजी। आप ट्रेन में जा रहे हो तो वहां आप सेफ नहीं हो, कहां बाहर जा रहे हो तो सेफ नहीं हो, स्वच्छता है नहीं। तो आप देख लो हम कहां हैं। तो वर्तमान में भारत के समक्ष पहली आवश्यकता है कि वह एक सशक्त राष्ट्रवाद की ओर गति करे, क्योंकि केवल तभी वास्तव में वह अपने भगवत प्रदत्त कार्य की ओर गति कर सकेगा। हालांकि भारत का राष्ट्रवाद, जैसा कि श्री अरविंद हमें बतलाते हैं, अन्य राष्ट्रों की तरह कोई संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं होगा, अपितु सनातन धर्म के भाव से भावित राष्ट्रवाद होगा, जो सच्चे रूप में सारी मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी होगा। वो सारों के लिए कल्याणकारी होगा। ये काम इसने हमेशा ही आदिकाल से किया है। इसने नया विचार, नया चिंतन, धरती के ऊपर कोई ऐसी विचारधारा, भाई भारतीय संस्कृति कैसे व्याप्त है, कि यदि आपसे कोई प्रश्न किया जाए तो आप जितने भी आधार हैं उनके, क्योंकि कोई भी राष्ट्र खड़ा है किसी चिंतन के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी, अल्टीमेटली मेरे एथिक्स क्या हैं, मेरे कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या है, मेरी डीपेस्ट चिंतन धारा क्या है, मैं रिप्रेजेंट किस चीज को करता हूं, वो सारा का सारा यहां से लिया गया है। और अल्टीमेटली उसको ट्रेस बैक करो तो वो सारे के सारे विचार हैं या सारे सूत्र हैं, वेद के अंदर प्रतिध्वनित मिलते हैं आपको, वहां है। और अब तो उन्होंने डीएनए से ट्रेस कर लिया कि सब टोटल जो जो हुआ था वो इंडिया से होके गए। बेसिक जो सारे पहली जाति तो वो कह रहे हैं, ट्रेस बैक कर रहे हैं, अफ्रीका से आई और वहां इंडिया से होके गई। फिर बाद में पूरे विश्व में जो भी डीएनए मिलता है वो ट्रेस बैक करो तो सारा का सारा इंडिया का मिलता है। तो इसलिए बाहरी लोग जो ये आ रहे हैं, कई स्टीफन नैप है या कई हैं, ये कह रहे हैं कि वैदिक ओरिजिन है सारे पूरे विश्व का। इसलिए चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करो या आप किसी भी सोच की, समझ की, चिंतन की आप बात करो, सारी प्रभावित तो यहां से है। वो यदि अपनी पेरेंटेज मान लेती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इनडायरेक्टली स्वीकार करना शुरू कर भी रहे हैं। अब वो वाली जो ये है कि हम नहीं मानते वेद को या हम ये नहीं कर रहे, इनफैक्ट भारत में कम पढ़े जा रहे हैं, बाहर ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। जितनी अपनी पुस्तकें जो हैं आध्यात्मिकता की यहाँ उपलब्ध नहीं है, वहां बाहर सारी उपलब्ध हैं, सारी की सारी सारी ट्रांसलेटेड उपलब्ध हैं। और कहीं कोई इस तरीके का नहीं हमको नहीं पढ़नी, यहाँ उपलब्ध नहीं है। वहां यदि पार्लियामेंट के अंदर वेद के उच्चारण होते हैं तो उनको कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उनको कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां दिक्कत है जो उसका स्रोत है, जो आदि है, वहां जो हमारी मानसिकता है वहां थोड़ी सी बात है, बाकी बाहर तो ऐसी कोई अब ये वाली बात है नहीं। वर्तमान समय में जिस प्रधान स्वर से ये हम चालू करें, इससे पहले किसी के कोई रिफ्लेक्शन या कोई बात या यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं या इसको देख पा रहे हैं क्या, ये जो हम चीज कह रहे हैं, ये रविकांत जी, ये दृष्टिकोण हम कितना गहरा दृष्टिकोण है ये जब तक नहीं समझे तो अफोरिज्म क्या समझ में आए। हाँ हाँ, तो बहुत लंबी करी है जी। बहुत। एफोरिज्म तो 2 लाइन का है मगर व्याख्या तो बहुत लंबी है ना इसकी।
उसकी तो खैर और करते रहो, व्याख्या तो अपने मनमर्जी है। पर मैं जी, ये जी, कह रहा जी। हूँ जब तक ये हम इस संस्कृति को नहीं समझते और विज्ञान में अगर चले जाएँ उसके लिए तो आधार ही नया तैयार करने की आवश्यकता है, तो उसमें तो हम नहीं जाएँगे। पर वो अगर जी। चिंतन धारा और आप अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि भई हम काम भी कर रहे हैं तो सोचने से हमको कौन रोकता है? तो जीवन का कोई भी एक मुद्दा लीजिए और यदि बाहरी दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो कहाँ लेके जाएगा? और जो डीपर दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहाँ लेके जाएगा? ये हम सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, कि जो अराइज़ हो रही हैं चीज़ें, दुनिया में घटनाएँ, उनको एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसे देखेंगे? डीपर दृष्टिकोण कैसे देखेगा? ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। विवेक, कोई बात है क्या अभी तक? नहीं भैया। ठीक समझ में आ रहा है अभी तक? हाँ, समझ में आ रहा है लेकिन बहुत क्रूड है तो बार-बार इसे सुनकर हाँ, हाँ, समझ। नहीं गुड़ तो क्या, ये सारी इतिहास को जानना पड़ेगा आपको। ये छोटी चीज़ थोड़ी है। कोई वाद किस तरीके से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ और उसके पीछे का सत्य क्या है? ये बीज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट और इनमें आएँगे, तो इनकी भी बात करेंगे श्री अरविंद। ये सारे के सारे बीज आपके काम में आने वाले हैं, तो इनको सँभाल के रखिए, इनको जीवित रखिए। ये सारी चर्चाएँ आपके जब इंडियन कल्चर की बात आएगी तब भी काम में आएगा। तो आपके ये जितना भी मानसिक फ्रेमवर्क है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको डेली आप मानते रहेंगे तो आगे जितनी भी चर्चाएँ आने वाली है, उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड तैयार मिल जाएगा। वर्तमान समय में जिस प्रधान स्वर से यूरोप चालित है, वह घोर उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज़्म। इसके ऊपर माँ ने कहा है, वो मेरे से आप माँग लेना, मैं आपको उसका पूरा वो दे दूँगा। हो सकता है इसके अंदर आ जाए, मेरे को ध्यान नहीं है। जिसने मनुष्य को अधिकाधिक स्व केंद्रित बना दिया है, यूटिलिटेरियनिज्म। क्या है यूटिलिटेरियनिज्म? मतलब आज के आप रिफॉर्म वगैरह की भी बात करो, वो इससे परे नहीं जाते। भारत के अंदर भी हम शिक्षा कैसी करें, उसमें भी उपयोगितावाद घुस जाएगा। हम ईमानदारी से भारतीय तरीके से वही वेद का तरीका लाना चाहते हैं, अरे लाएगा कहां से? उपयोगितावाद तो तेरे को परेशान कर रहा है, जिसके परिणाम हर व्यक्ति और समाज के जीवन में स्पष्ट ही देखते हैं। जहां एक और इस उपयोगितावाद के कारण सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सेवा और उत्पाद, इन दोनों में गिरावट आई है। कैसे? मैं 1 घंटे नर्सिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ओवर टाइम दो। कहे यार तू सेवा कर रहा है ना, करे किसकी सेवा? कोई बात भी नहीं करता इस तरीके से। अगर कोई ये कहे जी आप हॉस्पिटल में आपको नौकरी दे रहे हैं और इससे आपका आत्मा का उत्थान होगा और इसमें जितना करो उतना कम है। अगर कोई हॉस्पिटल में सो कॉल्ड साधक को एंट्री कर दी जाए, मर जाएंगे वहां के पेशेंट। बातें बातें ही अच्छी लगती हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उसकी बजाय आप कह रहे तेरी साधना तो अलग रख, इतने घंटे के इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं अगर ज्यादा सेवा करूं तो आपको इतना फालतू इसके ये आपको और मिलेंगे। अब सेवा यदि आप पैसे के कारण करो, सपोज भैया आपकी जो जीडीपी है इन्हीं दो के ऊपर है, उत्पाद और सेवा। सेवा है, यदि उसमें चेतना न हो तो सेवा हो नहीं सकती। और जो भी विकसित देश हैं, सो कॉल्ड विकसित देश हैं, उनमें ज्यादा भाग किस चीज का है? सर्विसेज का। प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हो आप। कोई ऑपरेटर है या फिर बाद में कोई शिक्षक है, कोई चीज जनरेट थोड़ी कर रहा है सच। या कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई चीज कोई उत्पादन थोड़ी कर रहा है सच। सेवा दे रहा है। चिकित्सा के अंदर डॉक्टर जो है कोई चीज पैदा थोड़ी कर रहा है। पर यदि उसके अंदर चेतना न हो या उसके अंदर, भाई सेवा कब करोगे? और सेवा का उन्होंने क्या कर दिया, भाई इतनी सेवा करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। अब सेवा शब्द ही खत्म हो गया। सेवा शब्द से जो जो चीजें हैं वो सारी खत्म हो गई। और वो उपयोगितावाद के अंदर आने के कारण अब सेवा शब्द कहाँ रहा? तो यदि आपका ज्यादा भाग सेवाओं का है किसी देश में और वो खत्म हो जाती हैं, तो वास्तव में बचा क्या ये बताओ? तो जीडीपी जितनी ऊपर चली गई, वास्तव में आप उतने परेशानी में आ गए। विकसित देश है उसका ज्यादा भाग है सेवाओं का, सर्विसेज का। सर्विसेज बिना चेतना के हो नहीं सकती। मेरी तनख्वाह 20 गुना कर दोगे पर मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको? मेरा आपसे प्रेम नहीं है। मैंने जितने घंटे मेरी सेवा के थे, मेरी सर्विसेज के थे, दे दी मैंने आपको। और ठीक है, मैंने आपको और 10-5 मिनट मैंने आपकी फालतू सर्विसिंग कर दी मैंने।
मैंने और आपको पाँव दबाना है और कर दिया है। बिना भावना के पाँव कैसे दबा दूँगा मैं, ये बताओ? तो सेवा शब्द है वो बिना चेतना के नहीं हो सकता। आप कितनी भी योजनाएँ बनाओ, कितनी भी कुछ भी करो। तो अगर सेवा शब्द हटा दिया जाए, तो आपकी कृषि है वो खत्म हो जाएगी। आपकी चिकित्सा है वो खत्म हो जाएगी। शिक्षा है वो खत्म हो जाएगी। तो जीवन है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? वहशियत बन जाएगा जो बन ही गया है। और उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि हम कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो योजनाएँ बना रहे हैं, तेरे योजना से ये कंट्रोल होएगी क्या ये बता? वो तो भावना से कंट्रोल होएगी। एकमात्र जो चीज़ है, वो अंतरात्मा है। ये वाली बात उसको समझ में नहीं आती। भई सेवा देओगे कहाँ से यदि अंतरात्मा नहीं है तो? इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर वो दूसरे ये पूछते हैं तो प्रोस्पेरिटी कहाँ से आएगी? तो प्रोस्पेरिटी का भी मानक यही है। वहाँ उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ों का निर्माण कर दिया। एक भवन या एक चीज़ का तो निर्माण नहीं कर सकते आप, कि मेरे इतने घंटे की ड्यूटी थी। ये जो केव्स हैं आपकी अजंता की, अलोरा की या इतने-इतने बड़े विशाल भवन हैं और हैं, यदि वो मज़दूर ऐसे थे कि 8 घंटे की ड्यूटी या 9 घंटे की या डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट में काम करने वाले होते, ऐसी चीज़ संभव थी क्या मेरे को ये बताओ आप? अगर उनका हार्ट उसके पीछे न लगा होता, तो क्या ये चीज़ संभव है? कभी भी नहीं हो सकती वो। एक पिलर नहीं बना सकते जिस तरीके के उन्होंने वो पिलर्स बनाए हैं। और ये तो तब है जब इन्होंने आक्रांताओं ने आके लगभग आपके नष्ट कर दिए। लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ। भौतिक चीज़ तो चलो कितनी नष्ट कर सकते हैं, पर आपके जो चिंतन की चीज़ें हैं, वो तो वैसे ही समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति चला गया, उसका विचार चला गया। अगर कोई पुस्तक के रूप में या कोई चीज़ के रूप में यहाँ चीज़ बची रही, क्योंकि गुरु परंपरा रही। इसलिए चिंतन जो है, वो अनुभव के कारण एक गुरु ने दूसरे को हस्तांतरित कर दिया। इसलिए वो आज भी मौजूद है। पर यदि बाहरी तरीके से देखा जाए, मैं तो खाली आपको ये कह रहा हूँ कि सेवा में क्या होगा यदि आप उपयोगितावाद ले आएँगे तो, वही होगा। सर्विसेज़ जो है बिना चेतना के, बिना हृदय के नहीं हो सकती। मेरा आपसे प्रेम नहीं है और खाली पैसे के कारण मैं यदि आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्या ये संभव है क्या? ये बताओ मेरे को। और मैं सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसको मॉनिटर करने के लिए आप मेरे ऊपर 2 सीसीटीवी या हर तरीके हर एंगल से आप सीसीटीवी कैमरे लगा दो। तो शिक्षा की स्थिति वही हो जाएगी जो आज आज हो गई। स्टूडेंट से जो है वो टीचर सेफ नहीं है, कि पकड़ के मारेंगे इसको। टीचर से स्टूडेंट सेफ नहीं है, कि मोलेस्टेशन हो जाएगा यहाँ। इसलिए हर एंगल के ऊपर कैमरे लगाओ, तो बताओ शिक्षा शुरू हो सकती है क्या ऐसे के अंदर? क्या कभी शिक्षा संभव है? तो अगर रिफ़ॉर्म करोगे और इन्हीं आधारों पे, इन्हीं तरीकों पे रिफ़ॉर्म करोगे तो यही रूप आ जाएँगे। तो आप जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि फिर बाद में रिफ़ॉर्म करने के मानक क्या होने चाहिए? अगर ये आप नहीं करते और आप हृदय को नहीं मानते या आपके अंदर जो डीपर लेयर्स हैं सत्ता की वो नहीं मानते और बाहरी तरीकों से ही कोशिश करेंगे, तो वो ही रूप और वो रूप यदि पूर्ण हो जाएँ जो यूरोप कोशिश कर रहा है, जो अफ़ोरिज़्म में जहाँ से शुरू किया, ये तो बढ़िया है कि वो पूर्ण नहीं हुए और नहीं हो सकते, अच्छी बात है। नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा ये सारा सिस्टम, एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बच सकता। हम अपनी चर्चा को यहाँ से कल रिज़्यूम करेंगे, अब तक के जितने भी सूत्र हैं वो हर लाइन अपने आप में एक पूरा इतिहास, एक पूरी चीज़ को समाहित करती है। आप यदि इस तरीके से चिंतन करेंगे, चीज़ों का एक दूसरा ही प्रारूप जगत का निकल के सामने आ जाएगा। आप चीज़ों की वर्तमान और पास्ट में क्या हुआ था, तो अब आगे क्या कर सकते हो, वो आप बेटर पोज़ीशन में होंगे, अगर ये समझ जाएँगे आप तो। यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। मेरे ख़्याल से ये बहुत क्लियर है, पर हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड चीज़ है ये, सामान्य चीज़ नहीं है ये। बिल्कुल सामान्य चीज़ नहीं है ये। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है जी। शब्या जी? इसके पीछे इतना आप हम लोग को ले चल रहे हैं और जो नहीं पढ़ा है, केवल एफोरिज्म पढ़ेगा तो वो कैसे अंदर तक जा सकता है। चूंकि आप हमको इसलिए ले चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि आप सब चीज को पढ़े हुए हैं, आपके अंदर बेस बना हुआ है
इंडियन कल्चर का। आप इस पर लिख चुके हैं, इसका बेस है, इसलिए आप हमको यहाँ तक ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो जनरल व्यक्ति है वो इसको पढ़ेगा तो वहां तक कहाँ से जा सकता है? हाँ, तो इसीलिए केवल हम जितना जा सकते हैं उतना कोशिश करें। हाँ, तो यही चीजें लेकिन मैं आपको बार-बार हमको ये कहता हूँ कि श्री अरविंद का एक सेंटेंस भी है, उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था हिस्ट्री का। पूरी हाँ, मानव जाति के प्रोग्रेशन का श्री अरविंद ने सारी संस्कृतियों का अध्ययन किया और उन्होंने कोई नया मत या नया धर्म या कोई ऐसी चीज नहीं प्रदान करी। उन्होंने तो कहा कि आपका यदि इस तरीके से होगा तो ये वाली चीज पैदा होंगी। बस बहुत सीधी बात है, रो आप कहीं भी करके देख लो। चांद पे भी जाके करोगे तो ये काम हो जाएगा वैसा का वैसा, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये बात है इसके अंदर। तो इसीलिए जब मैं आपको ये कहता हूं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो मैं वो एक दूसरे परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से बोलता हूं। मैं जब कई बार कहता हूँ हम कि जो जनरल जो लोग रटी-रटाई जो बातें होती है वो आध्यात्मिकता की, वो हम इसीलिए तो लोग उसने जो आज तक बोलते हैं या तो कुछ पढ़े हैं उससे बोलते हैं या कहीं सुने हैं उसी से बस बोलते हैं। आधार बस हम लोग का तो वही हो जाता है। हाँ, आप चूंकि वो दिन से पूरा का मंथन कर रहे हैं इसलिए आप इसके ओरिजिन तक पहुंच जा रहे हैं। हुँ, तो जब तक हमको कभी कभी बहुत हाँ, कंफ्यूजन अपने में होता है भैया। हुँ, हम समझते थे कि लोग को किताब देंगे, किताब पढ़ेगा तो बहुत कुछ उसमें चेंज आएगी। हुँ। लेकिन जब तक अंदर ऐसे नहीं घुसेगा चेंज कहाँ से आएगी? नहीं तो इसमें ये करने का है शब्या जी कि ये अगर प्रिंट में आ जाती है, पहले तो ये सेशंस आप दूसरों को जिनको आप लोग को लगता है कि थोड़ा विचार करने की स्थिति में हैं, हम दे रहे हैं भैया, हम बहुत लोग साथ में को यही कर रहे हैं कि जब ये इसको पुस्तक आ पढ़ के जाती है सुनो। हम्म, जब ये पुस्तक आ जाती है अपनी प्रिंट में, तो फिर बाद में कोशिश कीजिए ये सबके पास चली जाए, क्योंकि ये इसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें हम्म, जितना कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं ना, कितना मतलब ये जगत का रूप ही कुछ अलग है। हम जो सोच रहे हैं हम्म, वैसा नहीं है। यहाँ हम इसको छोड़ते हैं, जितनी चीज़ों का अपन ने मंथन किया है, आप एक्चुअल में पूरे दिन, पूरे समय मतलब आपको नहाना-धोना, खाना-पीना कोई मजबूरी पड़ जाए और चीज़ों की, वो तो एक अलग बात है। बाकी ये मंथन कीजिए आप, पूरा मंथन कीजिए इसका। कल हम फिर मिलते हैं यहाँ से। जय ठीक श्री है भैया, जय श्री